लो परिंदों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ क्लास 12th भौतिक विज्ञान के 50 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों वैद्युतशीलता को हम अपसाइलन जीरो भी कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि 8 कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उनको आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 × 10⁻19। ठीक है, इतनी संख्या होती है 8 कूलाम ऋण आवेश में। दोस्तों, अगर आपको किसी का उत्तर पता है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों, चाहे आ जाए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बताओ, फिर भी ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इस बार भी पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन है चारों ऑप्शन में से जो वैद्युत क्षेत्र का या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ही नहीं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है न्यूटन प्रति कूलाम तो है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर ये भी होता है, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर ये भी इसका मात्रक है, लेकिन जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड, जूल प्रति कूलाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर भी लिखा है। ठीक है, आप क्या करना है, केवल एक बार वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर आप एक बार वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, तो आप दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन देखते तुरंत टिक कर देंगे कि इसका उत्तर यही होगा। और दोस्तों, इससे आप जब एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले भी इस वीडियो को, ठीक है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। क्या दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। न्यूटन प्रति कूलाम तो नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। वोल्ट प्रति मीटर ये भी नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। यहाँ पर क्या बटे में है, लेकिन यहाँ पर गुणा में है, तो इसीलिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, बटे मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रो वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो पी वेक्टर है, ठीक है, गुणे ई वेक्टर इस तरह से होगा, ना कि दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आप देख सकते हैं इसमें इस तरह का इंटू लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का इंटू यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो गुणे का चिन्ह होगा ये होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, यहाँ पर दोस्तों सेम लिखा है
लेकिन ये क्या आगे का पीछे हो गया। यहाँ पर दोस्तों केवल ये इस तरह का इंटू लगा है, लेकिन यहाँ पर आपको गुणे का चिन्ह यहाँ पर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रो वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बताना है आपको। दोस्तों ये क्वेश्चन जो सेम है, ठीक है, आगे बात करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप केवल एक बार वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक बार वहां पर ऑप्शन देखते ही आप तुरंत उसे टिक कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों आपका 10 नंबर है यहीं से पक्का होगा। ठीक है, इसी एक वीडियो से। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में आया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, इनमें से कौन है जो 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, एकदम शुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विद्युत रोधी, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है। ठीक है, जो विभव होता है उसका मात्रा क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे, यदि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, 0 हो, तब वैद्युत क्षेत्र में विभव बी का दूरी आर के साथ परिवर्तन होगा। यानी कि कह रहा है कि अगर हम ई का मान 0 कर दें तो जो विभव होता है उसका दूरी के साथ में क्या क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो बी होगा वो आर पर निर्भर ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो विभव है, ठीक है, ये दूरी पर निर्भर ही नहीं करेगा, कुछ इसमें होगा ही नहीं। जब निर्भर नहीं करेगा तो परिवर्तन कहाँ से होगा, यानी परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 3 नंबर में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन है विद्युत धारा घनत्व, जिसको हम लिखते हैं जे से, और अपवाह वेग जिसे हम लिखते हैं बीडी से, में क्या संबंध होता है, यानी जे और बीडी में क्या संबंध होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जे बराबर होता है, ठीक है, NEBD। ठीक है, यही जो होता है जे में और बीडी में संबंध होता है। यहाँ पर दोस्तों जो जे क्या है, तो जे धारा घनत्व है। ठीक है, एन क्या है दोस्तों, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और बीडी क्या है दोस्तों, तो बीडी जो है अपवाह वेग है। अपवाह वेग को हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर जो ई है इसका मान कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो कितने होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, या धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर कोई धारावाही चालक है या कोई गतिशील आवेश है, ठीक है, वो क्या उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अगर कोई आवेश गतिशील है तो वह केवल क्या उत्पन्न करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसे उत्पन्न करता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा BBI। ठीक है, कि 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 का मात्रक, यानी पूरे का मात्रक क्या होता है। सिंपल है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है
वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि दोस्तों ये आया कहाँ से है, तो ये आया है बी, ठीक है, बी फॉर वेलोसिटी यानी बेग, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, बेग का बराबर होता है, ये बेग का मान है, ठीक है। तो बेग का मात्रक क्या होता है, तो बेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों है म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो के पावर -1/2 का मान कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको इतना रखना है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो के पावर -1/2 का जो मान होता है वो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। यानी कि दोस्तों अगर किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए क्या कोई दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत, ये क्षेत्र इसी के लंबवत को जाए, इस तरह कोई लंबवत आ जाए, ठीक है, दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वृत्ताकार, ठीक है। ये किस प्रकार का बना है, तो वृत्त बना है, तो इसलिए हो जाएगा वृत्ताकार, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सेम है, कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, क्या दोस्तों, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। केवल केवल लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, यानी 10 से 12 दिन केवल बचे हैं। अब आपको दोस्तों मन लगा के पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत, जिसे हम नमन भी कहते हैं, उस कोण का मान कितना होता है, ठीक है। यानी कि जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उस पर नत कोण का मान कितना होता है, आपको बताना, यानी कितने डिग्री होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ध्रुवों पर जो होता है नमन कोण का मान वो कितना होता है, वो 90 डिग्री ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ठीक है दोस्तों, क्या है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको शायद मैंने ऊपर ही करा दिया था, अभी कराया था इसको, ये क्वेश्चन दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर कहीं पर चुंबकीय द्विध्रुव पूछे फिर भी यही होगा, और चुंबक आघूर्ण पूछे फिर भी यही इसका मात्रक हो जाएगा। यहाँ पर आघूर्ण पूछा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आघूर्ण नहीं है, केवल केवल चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय दिया है, यहाँ पर द्विध्रुव अगर दिया है फिर भी जो मात्रक होगा वो सेम होगा, आपको इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नत कोण का मान क्या होगा, ठीक है। यानी कोई दोस्तों क्षैतिज है, कोई इस तरह से ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पर जो नत कोण का मान है कितना होगा, तो आपको इस तरह से याद कर लेना दोस्तों। यहाँ पर कितना अंश का होगा, ये 45 अंश का, तो 45 अंश का होगा, 45 इधर 45 इधर 90, और इधर इधर, यानी कि कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्षैतिज
और ऊर्ध्वाधर यहाँ पर कितना कटा, यहाँ पर कितना बना, तो 45 डिग्री, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, यानी कि किस नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लगता है। तो लेंज का एक नियम होता है, ठीक है, लेंज जी ने दिया था, उसी के द्वारा विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है दोस्तों। आगे बात करेंगे, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जो लेंज का नियम होता है, ठीक है, वो किस संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश के, कि संवेग के, कि ऊर्जा के, की द्रव्यमान के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऊर्जा के। ठीक है, जो लेंज का नियम होता है वो किससे उत्पन्न होता है, ऊर्जा के संरक्षण से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आवेश भी है, संवेग भी है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन क्या होगा दोस्तों, एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेंज के विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो लेंज का नियम होता है वो किसके लिए होता है, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। तो आवेश तो होगा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स तो होगा नहीं, संवेग तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समय टी बीमा नहीं है, यानी जो टी होता है, जो समय होता है, निम्नलिखित में से कौन इसकी बीमा है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर अपान सी की। ठीक है, क्या दोस्तों, आर अपान सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है, ओम इंटू सेकंड, कि ओम प्रति सेकंड, क्या ओम, या सेकंड प्रति ओम, या एक प्रति ओम सेकंड। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको इनका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओम इंटू सेकंड प्रेरकत्व का मात्रक होता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, ठीक है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जब वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, स्थिर आवेश के द्वारा, कि नियत से गतिशील आवेश द्वारा, या त्वरित या आवेशहीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड त्वरित आवेश के द्वारा। ठीक है, जब उनको क्या करेंगे, त्वरित करते हैं, जब आवेशों को त्वरित किया जाता है तभी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रवृत्ति की तरंग है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग है जिसकी प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। सारे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि कौन सी तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड गामा किरणें। ठीक है, जो गामा किरणें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। आगे बात करेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो उत्तल लेंस होती है कि फोकस दूरी अधिकतम किसके लिए होती है। ठीक है, यानी कि नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, कि लाल प्रकाश के लिए, कि पीले प्रकाश के लिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो लाल प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण
क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। क्या दोस्तों, अगर आपतन कोण जो है वो क्या हो जाए, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, ठीक है, ये प्रकाश ऐसे आए, प्रकाश ये आ रही है, अब ऐसे चली जाए, ठीक है, तो अपवर्तन कितना होगा, यहाँ पर कितना कोण बना दोस्तों, तो यहाँ पर जो कोण बना है वो कितने का बना दोस्तों, वो 90 डिग्री का बना है, ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे बात करेंगे, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। यानी कि अगर हम किसी ये प्रकाश के जो रंग होते हैं उनको हम क्या करेंगे, किसी प्रिज्म से ऐसे गुजारेंगे तो किस प्रकाश का, ठीक है, विचलन यानी कौन सा रंग होगा जिसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, बैगनी। ठीक है, जो बैगनी रंग होता है इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों सबसे कम किसका होता है, तो सबसे जो कम होता है वो होता है लाल रंग का। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यानी कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है उसकी आँख की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है नॉर्मली, तो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। आपको सभी को पता होगा, आप 10th में इसको शायद पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये सब दोस्तों आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, जो जो दोस्तों जो लेंस चैप्टर है उसको आप क्या किए होंगे, आप इसको 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है। यानी कि जो आंखों में जो लेंस लगा होता है कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों उत्तल लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब जल के जो कोई सतह है उस पर अगर हम तेल की एक पतली परत डाल देते हैं तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देता है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, इसी के कारण ये सब होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप थोड़ा हम स्पीड चलेंगे दोस्तों, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगधैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। यानी कि जो डी ब्रॉगली का तरंगधैर्घ्य होता है, ठीक है, वो किस पर निर्भर ही नहीं करता है, तो दोस्तों वो आवेश जो होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा है। यानी कि मतलब क्वेश्चन है जो कह रहा है कि सभी जो हैं कण वो एक ही वेग से गतिमान है, मतलब जिन उनका चाल का सेम है, लेकिन उसमें से अधिकतम डी ब्रॉगली वाला तरंगदैर्घ्य कौन सा है, कौन सा कण है जो अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, जो फोटान होता है उसका विराम द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। क्योंकि यहाँ पर बोला विराम, जो कोई विराम रहेगा तो क्या है, शून्य होगा, सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। जो गतिज द्रव्यमान यम होता है उसका कितना सूत्र होता है, तो यम बराबर होता है H/c²। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। यानी दोस्तों क्या कोई हाइड्रोजन है, इसको क्या करने के लिए, आयनित करने के लिए, इसको आयनित अवस्था में लाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कम से कम आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम है 13.6 जूल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक AMU के तुल्य ऊर्जा है, यानी एक AMU बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 931 मिलियन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसका AMU का पूरा नाम क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है, तो 931 मिलियन वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, वह क्या होंगे दोस्तों, तो वह होते हैं आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप, जो आइसोटोप होता है उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। आइसोटोप को बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो हाइड्रोजन नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन आयनन ऊर्जा कितनी होती है, अभी मैंने बताया, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, यहाँ माइनस में ये नहीं होगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जो सूर्य में इतना ऊर्जा भरा हुआ है ये कहाँ से आता है, तो नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो एक ये रहा एक ये रहा, दोनों से मिलेंगे। ठीक है, तो ये बना लेंगे। संलयन माने होता है मिलना, जब संलयन होगा, जब मिलेंगे, तभी क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा जो होती है वो आती है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि जो सूर्य है ये इतनी ऊर्जा कहाँ से इसके पास आ रहा है, तो सिंपल सा जवाब है नाभिकीय संलयन के कारण है। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 कोटरों एवं इलेक्ट्रॉनों से अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। जो पीएन संधि डायोड होता है उसके अवक्षय में कौन से परत होते हैं, तो दोस्तों ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना तो कोटर होता है। इलेक्ट्रॉन तो होता आपको पता है, कोटर ऐसे बीच में छिद्र बन जाता है, इसी को बोलते हैं कोटर। आगे बात करेंगे कोटर, यहाँ पर लिखा हुआ छिद्र। कोटर अधिसंख्य आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, तो कौन से पी प्रकार के अर्धचालकों में जो छिद्र होते हैं वो अधिसंख्य आवेश वाहक होते हैं। किसके लिए, मतलब किसमें, तो एन प्रकार के यानी पी प्रकार के अर्धचालकों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन दोस्तों है, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या होता है। यानी कि अगर पी प्रकार का अर्धचालक आपको बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाया जाना आवश्यक है, तो एल्युमिनियम आपको मिलाना होगा। ठीक है, Al। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक पी टाइप अर्धचालक होता है, धनावेशित तो होता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है तो इलेक्ट्रॉन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में वह वैकल्पिक क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप एक बार और वीडियो को देख लेते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन मिलते ही आप तुरंत उस पर क्लिक करके आप उसे लिख सकते हैं दोस्तों, और आपका 10 नंबर दोस्तों तुरंत पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।